नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप जानते हैं कि हम लोग पिछले 2 संडे से विलफुल डिफ़ॉल्टर्स और लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी ये जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मेरे पास आई हैं और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? तो उनका जो ये सर्कुलर अगर आप देखेंगे तो पहला चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर ये कहता है कि सर्कुलर किसको अप्लाई होगा। हम लोग तो एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक के रेगुलेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम लोग हमारे सेक्टर के बारे में जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस इसमें दी गई है उसकी बात करेंगे। लेकिन उस चीज़ की तरफ जाने के पहले मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कन्फ्यूजन जो इस सर्कुलर के बारे में है, जो T1 बैंक है, T2 बैंक है, T3 बैंक है, T4 बैंक है, इसमें किसको ये अप्लाई होता है, उसकी उन्होंने बैंक करके जो एक सेक्शन है जिसमें डेफिनेशन ऑफ बैंक दिया है उसमें उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा है कि भाई ये शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लागू होगा और नॉन शेड्यूल में जो T3 और T4 T1 और T2 की जो बैंक्स है उनका इसमें रेफरेंस नहीं है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि बैंक की डेफिनेशन में उन्होंने T1 और T2 को लिया नहीं है, T3 और T4 को लिया है। तो अगर जनरली इसको देखा जाए तो इसका ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि क्या ये T1 और T2 के जो बैंक्स है, टायर 1 और टायर 2 के जो बैंक्स हैं उनको एप्लीकेबल है या नहीं है। इसके लिए मैं और आपकी कन्फ्यूजन और थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। क्यों बढ़ाता हूँ? क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस and which are the things which are applicable to us and which are not applicable, we must remember। इसके लिए मैं एप्लीकेबिलिटी का जो क्लॉज है, प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 में एप्लीकेबिलिटी का क्लॉज है, उसमें वो क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस उनका क्या है, the restrictions on further financial accommodation to willful defaulters shall apply to all entities regulated by Reserve Bank of India irrespective of whether they fall within the definition of lender as provided in this directions or not। अभी लेंडर में क्या आता है, वो उन्होंने बैंक सभी बैंकों को कवर करा है, सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को करा है और सभी CICs और ARCs को कवर करा है। ये हर एक एंटिटी को अपने लिए क्या क्या अप्लाई होने वाला है वो देखना ज़रूरी है। तो हमारे जो 2 वीडियोस हुए हैं, पिछले 2 संडे जो वीडियोस हुए हैं उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर का प्रोसेस और ये जो दिया है ये शायद T1 और T2 को अप्लाई नहीं होगा। हालांकि अगर वो अप्लाई करते हैं ऑन देयर ओन तो कोई उनको रोकने वाला नहीं, लेकिन T1 T2 को ये अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब ये लगता है। लेकिन जो लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के बारे में उन्होंने कहा है उसके नेक्स्ट इसमें उन्होंने लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के बारे में कहा है। लार्ज डिफ़ॉल्टर की व्याख्या क्या है वो मैंने पिछले संडे आपको बताई है। The provisions regarding large defaulters contained in these directions shall apply to all entities regulated by the Reserve Bank of India, irrespective of whether they fall within the definition of lender as provided by these directions or not। का मतलब क्या है कि लार्ज डिफ़ॉल्टर्स यानी लार्ज डिफ़ॉल्टर्स की व्याख्या इसमें क्या की गई है, इस वक्त 1 करोड़ के ऊपर जो आपके लार्ज डिफ़ॉल्टर्स है उनको आपको कवर करना है और लार्ज डिफ़ॉल्टर्स का जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो T1 बैंक हो, T2 बैंक हो, T3 बैंक हो, T4 बैंक हो, सबको अप्लाई होगा। अभी आपको जानना है, देयर आर 2 थिंग्स। वन इज लार्ज डिफ़ॉल्टर्स वेयर द डिफ़ॉल्टर्स आर बियॉन्ड 1 करोड़। ये लार्ज डिफ़ॉल्टर में विलफुल डिफ़ॉल्टर की बात नहीं कर रहे हैं। लार्ज डिफ़ॉल्टर कौन बंदा है? जिसके खिलाफ आपने सूट फाइल किया हो, जिसके खिलाफ आपने कोई लीगल एक्शन लिया हो। ये विलफुल है तो बात अलग है, लेकिन वो विलफुल नहीं भी है तो भी लार्ज डिफ़ॉल्टर्स की डेफिनेशन आपको अप्लाई होगी। आप T1 में हो, T2 में हो, T3 में हो या T4 में हो, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। T1 T2 के लिए 25 लाख के ऊपर जो ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की जो प्रोसेस दी गई है उसमें शायद इसमें एग्जम्पशन दिखता है। कोई अगर बैंक चाहे तो वो रिजर्व बैंक को लिख के इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ला सकती है, क्लैरिफिकेशन ले सकती है, क्योंकि ये मेरा विचार है। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट दिस सर्कुलर।
और हम तो हमेशा बात करते हैं कि एवरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शुड बी अ कंप्लायंट बैंक। तो नियम में जो नियम दिए गए हैं, जो रेगुलेशंस दिए गए हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें कोई आनाकानी नहीं करनी है और कोई गलतफहमी नहीं रखनी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना ही है। आज हम इसके लास्ट सेक्शन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। वो सेक्शन होगा रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज डिफॉल्टर्स। रिपोर्टिंग ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स, ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। रिपोर्टिंग क्या क्या होगा, अभी इसमें ना दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप T1 में बैंक हो और अगर आपने किसी बंदे को 1 करोड़ दिए हैं, मुझे नहीं लगता है ये पॉसिबल होगा, क्योंकि T1 बैंक जो होती है उनका एक्सपोजर इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन T2 बैंक में एक्सपोजर बड़ा हो सकता है और उसमें 1 करोड़ के ऊपर अब आपने किसी को लेंडिंग किया हो और वो अगर डिफ़ॉल्ट में गया हो, उसके खिलाफ आपने अगर सूट फाइल किया हो, तो आपको T2, T3, T4 की बात ही नहीं करना, उनको तो ये एप्लीकेबल है ही है। ये T1, T2 का जो कन्फ्यूजन था वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। यानी लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के बारे में T1, T2 बैंक को भी ये जो सर्कुलर है अप्लाई होता है। T1, T2 को सिर्फ जो विलफुल डिफ़ॉल्टर की प्रक्रिया दी गई है, वॉट एवर दैट इज बीन स्टेटेड अबाउट द विलफुल डिफ़ॉल्टर, दे मे चूज नॉट टू इम्प्लीमेंट। एज फार एज लार्ज डिफ़ॉल्टर्स आर कंसर्न, वेदर विलफुल और अदरवाइज, you can go ahead with the application of this particular circular। अब ये जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, तो वो उसमें भी ये कहते हैं कि लार्ज डिफ़ॉल्टर्स का जो इन्फॉर्मेशन देना है, रिपोर्टिंग है, ये सभी एंटिटीज़ को अप्लाई होगा, विच आर कवर्ड बाय और रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे fall within the definition of lender as provided in these directions or not। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही निकलता है, आपके पास रिजर्व बैंक का लाइसेंस है, आपकी बैंक रिजर्व बैंक रेगुलेट करती है, आपको ये लार्ज डिफ़ॉल्टर्स का जो प्रोसेस या रिपोर्टिंग है ये आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के बारे में भी हम लोग उनको एक्सेसिव लेंडिंग इंडस्ट्री में से नहीं करवाना चाहते हैं। अगर उनका ड्यू सेटल होता है तो वो कहीं से भी पैसे ले सकते हैं, लेकिन वो विलफुल अगर है तो देयर विल बी अ कंप्लीट ब्लॉकेड इज़ व्हाट आई बिलीव। ये रिपोर्टिंग जो है इसमें इन्होंने एनेक्सर 1 में डिटेल्स दिए हैं, क्या क्या इन्फॉर्म करना है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा लिखा गया है कि आपको क्या रिपोर्ट करना है, किसे रिपोर्ट करना है, CIC को, किस वक्त करना है, हर महीने आपको ये लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के बारे में आपको ये रिपोर्टिंग दिया गया है। ये लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के बारे में ही इन्होंने कहा है। उनका लार्ज डिफ़ॉल्टर्स का डेफिनेशन सिंपल है कि सूट फाइल्ड अकाउंट्स ऑफ लार्ज डिफ़ॉल्टर्स आपको हमेशा देना है। लिस्ट ऑफ नॉट सूट फाइल्ड लार्ज डिफ़ॉल्टर्स, अगर कोई लार्ज डिफ़ॉल्टर है उसके सामने आपने सूट फाइल नहीं किया हो तो उसका भी डेटा आपको देना है। और उनका ये कहना है कि अगर कोई अकाउंट लार्ज डिफ़ॉल्टर का सबस्टैंडर्ड है तो इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, NPA है, सबस्टैंडर्ड है। लेकिन जैसे वो डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में जाता है, आपको इसको मंथली रिपोर्टिंग में कवर करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट उन्होंने डिफाइन कर दी है, और ये 1 करोड़ का लिमिट आप जब पकड़ोगे तो प्रिंसिपल नहीं पकड़ना है, जो इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो गया है वो पकड़ के आपको उनका लिमिट आपको लाना है। और सभी बंदों को, सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ये लार्ज डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट, नॉन सूट फाइल्ड अकाउंट या सूट फाइल्ड जो भी आपकी सिचुएशन होगी, वो उनका एक्सेस ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज अंडर द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंदर देगी। वो डिस्प्ले करेंगे उनके वेबसाइट पे, लार्ज डिफ़ॉल्टर की लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। अभी इसमें 2 चीज़ आती है कि ये जो कमर्शियल बैंकों के लिए दिया गया गाइडलाइंस है, इसके बारे में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या सोचना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने महाराष्ट्र में, अगर देखूंगा मैं, अगर 101 का केस आपने फाइल किया है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, ये सेक्शन हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा, जहाँ पे ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती है
उसके सामने अगर आप रजिस्ट्रार के सामने रिकवरी सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हो तो उसको सूट फाइल किया हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि आगे के पैराग्राफ में वो कहते हैं कि अगर स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में आपने अगर रिकवरी सर्टिफिकेट या ऐसा कोई एक्शन लिया है तो लार्ज डिफ़ॉल्टर उसमें आ जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी कोर्ट में अगर रोल है, जैसे कि महाराष्ट्र में सेक्शन 91 की प्रोसीडिंग्स होती है। सेक्शन 91 में कोऑपरेटिव कोर्ट्स महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किए गए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कोर्ट्स होंगे अंडर डिफरेंट लॉज एंड सेक्शन। दे हैव टू रेफर टू देयर सेक्शन वेदर इट इज़ अ कोर्ट प्रोसीडिंग और अदरवाइज। अगर वो आपने अगर बड़ा एनपी है, 1 करोड़ के ऊपर एनपी है और आपने अगर लीगल एक्शन लिया है तो वो इसके रिपोर्टिंग में आ जाएगा। सरफेसी की कोई अगर एक्शन ली गई होगी या कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपने चालू की गई होगी तो आपको इसको रिपोर्टिंग में कवर करना है। ये रिपोर्टिंग का पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि पूरे इंडस्ट्री को पता चले। वो डिटेल्स मांगते हैं, नेम्स ऑफ द डायरेक्टर से लेकर के सब चीज़ें वो मांग रहे हैं और आपको तुरंत ये कवर करना है। अगर आप अकाउंट जो रिपोर्टिंग का जो अकाउंट है वो आपने रिपोर्ट कर दिया, एक बार CSC को रिपोर्ट कर दिया और कल जाके उसने पैसा पूरा भर दिया अंदर OTS और अदरवाइज, तो आपको उसको तुरंत वो लास्ट डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में से विड्रॉ करना है। या उसका बैलेंस 25 लाख के नीचे आ गया तो आपको वो रिपोर्टिंग में से आपको एलिमिनेट करना है। जो लास्ट विलफुल डिफ़ॉल्टर है उनके बारे में ये कहना है कि रिकवरी होने के बाद भी अगर इसमें आपका कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई एक्शन चालू है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर चल रहे हैं, तो उसको लिस्ट में से आपको निकालना नहीं है। उन्होंने और एक बात बड़ी अच्छी कही है कि कई बार ऐसा होगा कि T3 और T4 वाली बैंक नीचे अगर आ जाए, दे हैव विजुअलाइज दिस, या T2 बन जाएगी वो बैंक किसी वजह से, तो उनको ये रिपोर्टिंग डिसकंटिन्यू करना है जब तक कि पूरा पैसा आप उनका रिकवर नहीं हो जाए। कल जाके T3 की बैंक T2 हो गई मान लो, तो दे हैव टू कंटिन्यू टू रिपोर्ट इवन इफ सर्टन थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल टू देम। इसमें और एक चीज़ ये कही गई है जो मुझे भी कई सवाल आए कि भाई ये अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर है तो हम लोग OTS कर सकते हैं या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं। उन्होंने क्लियर कट ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के बारे में एक सेपरेट 2-3 पैराग्राफ उसमें दिए हैं। उसमें एक ही है कि आपका जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की ट्रीटमेंट का बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा, उसमें ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का जो स्कीम होगा वो फैक्टर हो जाना ज़रूरी है। अगर आपने ARC को अकाउंट भेजे हैं तो आपको ये ARC को बताना है कि ये लार्ज विलफुल डिफ़ॉल्टर है। या अगर T3 और T4 बैंक में है तो आपने अगर ये विलफुल डिफ़ॉल्टर का प्रोसेस किया हो, जो मैंने पिछले संडे आपको बताया है कि देयर आर 2 कमिटीज़, वन इज़ आइडेंटिफिकेशन कमेटी एंड वन इज़ रिव्यू कमेटी। इनके प्रोसेस में से जो अकाउंट गया है वो पूरी जानकारी आपको ARC को देना है। ये सर्कुलर में ये भी कहा है कि अगर किसी लेंडर ने आपके NPA अकाउंट ले लिए तो उनको भी आपको ये ट्रांसपेरेंटली पूरा ये बताना है। और आपको ये करना है कि सेल टू अदर ARC शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिकवरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन एज विलफुल डिफ़ॉल्टर। यानी ARC को बेचने के बाद जो रिकवरी होगा उसमें वो कहते हैं कि वो आपको रिपोर्टिंग करते रहना है जब तक आपका पूरा पैसा वसूल या रिकवर नहीं हो जाए। सिमिलर ट्रीटमेंट उन्होंने IBC के अंतर्गत जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है उसके बारे में जो ट्रीटमेंट दिया है वही सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होता है कि अगर आप IBC में जाते हो तो यू हैव टू ट्रांसपेरेंटली इन्फॉर्म दैट दिस इज़ अ लीगल एक्शन दैट यू हैव अंडरटेकन। और अगर वो रेजोल्यूशन हो जाता है तो शायद उनका ये कहना है कि जो पीनल मेजर्स अगेंस्ट द बोरोस जो कहे हैं उनके एप्लीकेशन पे इसमें रोक लगा दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो एनेक्सर 1 में जो डिटेल्स दिए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको इन्फॉर्म करना है। अगर आप एक्यूरेटली इन्फॉर्म नहीं करते हो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो बी केयरफुल। वही जो इन्फॉर्मेशन आपके विलफुल डिफ़ॉल्टर के गारंटर के बारे में है वो आपको उसी तरह से आपको करना है। अभी इसमें इन्होंने और एक चैप्टर जोड़ दिया है, प्रिवेंटिव मेजर्स और रोल ऑफ ऑडिटर्स। प्रिवेंटिव मेजर में तो सिंपल है भाई, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि
आपको जो क्रेडिट अप्रेजल जब आप करोगे तब आपको ये CIC की वेबसाइट जाके देखना है। अगर नया बंदा आपसे पैसा लेने के लिए आया है तो वो कहीं लास्ट डिफ़ॉल्टर या विलफुल डिफ़ॉल्टर के लिस्ट में तो नहीं है, या उसकी कंपनी उसके लिस्ट में तो नहीं है। क्या वो एसोसिएटेड है किसी कंपनी में जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है? Why you have to verify this? Because this is the building up of database, and therefore once you find that somebody is there in the willful defaulters list with some other institutions, you are not supposed to give money or extend patronage. और एक बात उन्होंने ये कही है कि अगर आइडेंटिकल नेम आते हैं, इन केस ऑफ एनी डाउट अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ आइडेंटिकल नेम्स, इंडिपेंडेंट सोर्स से आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो कंपनी है ये विलफुल डिफ़ॉल्टर वाली नहीं है। पिछले 10-12 साल से रिजर्व बैंक ये कहती है कि जो इंड्यूस ऑफ मनी है उसके लिए आपको एविडेंसेस रखना है। इन्होंने इस बार ये कहा है कि CA जो सर्टिफाई करेगा उसमें उसकी जिम्मेवारी आ जाती है। अगर इंड्यूस के लिए आप CA का सर्टिफिकेट लेते हो तो आपको क्लोज मॉनिटरिंग करना है, और अगर कहीं लगता है आपको कि इन्होंने गुनाह किया है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपको पूरी तरह से करनी है। मॉनिटरिंग ऑफ इंड्यूस में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे रेगुलर इंस्पेक्शन होना है, क्वार्टरली प्रोग्रेस देखना है, पीरियोडिक स्क्रूटिनी करना है, पीरियोडिक विजिट करना है। अभी क्या हुआ, एज अ मैटर ऑफ रूटीन नहीं है ये विजिट, एज अ मैटर ऑफ कंप्लायंस ये विजिट होने वाली है। सो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। और इन्होंने ये कहा है कि मियरली ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट आपको डिपेंड नहीं होना है, आपको इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना है, इंटरनल कंट्रोल्स आपको स्ट्रेंथन करना है। स्टैट्यूटरी ऑर्डर के बारे में थोड़ा क्या कहते हो, तेज तर्रार प्रोविजंस उन्होंने इसमें दी है। क्या दी है कि अगर कोई बोरोवर उनके अकाउंट्स फॉल्सिफिकेशन करता है और तुम्हारा ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर फाउंड टू बी नेग्लिजेंट इन और डेफिशिएंट इन कंडक्टिंग द ऑडिट, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आपके ऊपर क्या जिम्मेवारी है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन विच केस you have to report to Institute of Chartered Accountants of India / NAFRA. What is National Financial Reporting Authority? इसकी वजह क्या है, नफरा को रिपोर्ट करने की वजह क्या है? ये जो डिलिंक्वेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है उनको पनिश किया जाए, उनको डीबार किया जाए, या उनको कोई फिर एडिशनल काम न दिया जाए। आप IBA के मेंबर हो या नहीं हो, आपको और एक ये काम करना है। जैसे ही आप ये कंप्लेंट नफरा और ICAI को करते हो, आपको IBA को भी इन्फॉर्म करना है, क्योंकि IBA फिर ये डिफ़ॉल्टिंग और डिफिशिएंट ऑडिटर्स के बारे में एक लिस्ट बनाएगी, वो सर्कुलेट करेगी, जिनको आपको आगे जाकर चल के काम नहीं देना है। ये जो कॉशन लिस्ट है, ये कॉशन लिस्ट IBA के वेबसाइट पे आना चालू हो जाएगी। आपके जो एग्रीमेंट्स होंगे उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि इंड्यूस के बारे में आप स्पेसिफिक क्लॉजेस आप जो बोरोवर के साथ एग्रीमेंट करते हो उसमें होना चाहिए। और एक उन्होंने अच्छा पैराग्राफ दिया है, विद अ व्यू टू मॉनिटरिंग द इंड्यूस ऑफ फंड्स इफ द लेंडर डिजायर्स अ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम द बोरोवर्स ऑडिटर्स रिगार्डिंग डाइवर्जन और साइफनिंग ऑफ फंड्स बाय द बोरोवर्स, द लेंडर शुड अवॉर्ड अ सेपरेट मैंडेट टू द ऑडिटर्स फॉर द पर्पस. To facilitate such certification by the auditors, the lender shall ensure that appropriate covenants in the loan agreements are properly incorporated. तो ये मैंडेट देने के लिए आपको कंडीशन आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको देना है। या तो आप उनका ये कहना है कि जो बैंक्स है वो फ्री है, किसके लिए, खुद के ऑडिटर्स से ये डाइवर्शन और हुआ है या नहीं हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन वो करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत सारे लोग, CA हो या ना CA हो, वो क्रेडिट प्रपोजल स्पॉन्सर करते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी के रोल के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स और ऑल जितनी भी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी आपको IBA में रिपोर्टिंग करना है, ताकि अदर बैंक्स कॉशन हो जाए। तो आपके पास जो भी कोई क्रेडिट प्रपोजल लेके आता है वो गलत काम करता है, तो आपको ये सोचना है कि ये जो सर्कुलर है इसके हिसाब से ये रोल ऑफ थर्ड पार्टी के बारे में जो कह रहे हैं ये आपको IBA को इन्फॉर्म करना ज़रूरी हो जाएगा। ये बंदा चाहे CA हो या ना हो,
लेकिन ये बंदे की डिटेल्स आपको फिर IBA को इन्फॉर्म करना ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना टाइट सर्कुलर इसीलिए निकाला है जिसका इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है। अगर T1 और T2 बैंक भी विलफुल डिफॉल्टर का प्रोसेस करना चाहती है तो रिजर्व बैंक ने उनको रोका नहीं है, आप मत करो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर T1 एंड T2 बैंक टू कंडक्ट द प्रोसेस, द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर की जो प्रोसेस हमने 2 संडे डिस्क्राइब की है वो ना करे, लेकिन उनके लिए लास्ट डिफ़ॉल्टर के बारे में जो प्रोसेस इसमें दिया गया है वो आपको करना है। आपको IBA को इन्फॉर्म करना है, या फिर डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई ना होने की वजह से अगर आपका ऑडिटर कुछ आनाकानी करता है तो उसके बारे में भी आपको रिपोर्टिंग आपको करना ज़रूरी है। और बहुत सारे सर्कुलर इन्होंने रिपील कर दिए हैं ये सर्कुलर आने के बाद। जो पिछले जो सर्कुलर जितने भी इस बारे विषय में दिए गए थे, लगभग 60 सर्कुलर्स उन्होंने रिपील कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। तो हमारे दिमाग में जो बहुत सारी चीज़ें बैठती हैं, पुरानी चीज़ें, पुराने सर्कुलर लेके हम लोग सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आपको ये करना है कि पुराने सर्कुलर में से इसमें क्या इम्पोर्ट हुआ है वो वेरीफाई होने के बाद में आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप छोटी बैंक भी है लेकिन आप विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की जो प्रोसेस है वो आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देयर इज़ नो बार दैट यू डोंट डू इट। द मैंडेटरी एलिमेंट फ्रॉम द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव हैज़ बीन एलिमिनेटेड। मेरा ये मानना है कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर का सर्कुलर एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मेथोडिकली चॉक डाउन करना पड़ेगा कि हमारी प्रोसेस क्या होगी, हमारी बोर्ड पॉलिसी क्या होगी। वो लिखने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो लिख के आपको पॉइंट्स लिख के रखना है, बिकॉज यू हैव टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम। और तुम्हारा जो क्रेडिट मॉनिटरिंग का सेल होगा, अगर आप थोड़ी बड़ी बैंक है तो आपके पास क्रेडिट मॉनिटरिंग का सेल होगा, उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि हमें ट्रैक करना है विलफुल डिफ़ॉल्टर्स। और विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के ट्रैकिंग के अलग अलग मायने हैं, वो सभी मायनों के मापदंडों पे आपको सिस्टम बिठाना पड़ेगा। वो आप बिठा करके, बहुत सारा रेफरेंस रिजर्व बैंक ने दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि विलफुल डिफ़ॉल्ट करने के लिए उन्होंने 7-8 पैराग्राफ्स दिए हैं, 7-8 सेंटेंसेस दिए हैं। वो 7-8 सेंटेंसेस जो इन्होंने दिए हैं वो पकड़ के आप लोग सिस्टम बिठा सकते हैं, क्योंकि एक बार ये सिस्टम आपका अच्छा हो गया वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होते जाएगा। तुरंत आपको CBS में से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि CBS इज ओनली अ ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म, सो डू नॉट डिपेंड मच ऑन CBS। इट इज़ द एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी ऑफ ट्रैकिंग व्हाट इज हैपनिंग। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि CBS आने के बाद में कई बड़ी बैंकों में चेक प्रोसेसिंग, RTGS या NEFT ये अलग जगह पे होता है, और ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शन वो नहीं देखते हैं। जैसे कि वर्किंग कैपिटल लिमिट आपने किसी पर्पस के लिए दिया है, और वो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो आपने दिया है उसके बिजनेस के लिए दिया है, लेकिन उसमें से अगर किसी कार कंपनी को, या मारुति हो या हुंडई हो, इसको अगर चेक जाता है तो वेदर इट इज़ अ बिजनेस पर्पस, यू हैव टू वेरीफाई दैट। क्योंकि बोरोवर ये बोल सकता है मुझे गाड़ी लेना ज़रूरी है क्योंकि मुझे बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म यूज़ और लॉन्ग टर्म यूज़ के दायरे में अटक सकता है। छोटी लिमिट है उसमें से चेक दिया, बात अलग है। बड़ी लिमिट है उसमें से चेक, सो सब्जेक्टिव एलिमेंट जो है ना वो इस तरफ है। 5 लाख का कैश क्रेडिट लिमिट है और उसमें 15 लाख की गाड़ी के लिए चेक दे दिया है, तो डाइवर्जेंस है क्या? सवाल ही नहीं है। 5 लाख की लिमिट है, लेकिन 5 करोड़ की लिमिट है, उसमें से 15 लाख का चेक दिया। सो यू हैव टू टेक अ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट यू सी। और ये ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये सिर्फ फाइनेंशियल देखते हैं, आपको इसके पर्पस के बारे में सिस्टम बिठाना पड़ेगा। और ये सिस्टम अगर ये बिठाते हैं तो आपको, मुझे ये लगता है कि आपके पास आपने अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा तो बियॉन्ड सर्टन लिमिट यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग पॉजिटिव पे सिस्टम। व्हाट इज पॉजिटिव पे सिस्टम? यू नो दैट the borrower informs the bank that the check is being issued and the check needs to be honored. You can add one little thing there in positive pay, the purpose for which the check is being issued. Simply तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग उसी वक्त आ जाएगा। डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करने को टाइम लगता है, लेकिन यू हैव टू मेक अ बिगिनिंग समवेयर, एंड दैट बिगिनिंग इफ यू मेक, I believe that you will not violate even this particular circular. This particular circular is not that easy to implement.
एंड देयरफॉर देयर कुड बी लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं हर बार जब भी कोई ये सर्कुलर पूरा करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, आपको अगर कोई शंका है, कोई डिफ़िकल्टीज है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल दिया है, आप अगर उसमें लिखोगे कि मुझे आप मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। और आपको कोई भी उसमें डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये सर्कुलर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं जो कहता हूँ वो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी पूरी बैंक में ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। अगर आपके बाद में 100 बंदे काम करते हैं, सब 100 के 100 लोगों को, भले ही वो प्यून क्यों ना हो, उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। वजह क्या है? सीखते हैं लोग सवाल पूछना चालू करते हैं। जिस वक्त सीखते हैं, सवाल पूछना चालू करते हैं, बात समझ लो कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स एन एब्सोल्यूट कंप्लायंस मॉडल। मैं उसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। लगभग 250 के करीब अपने वीडियो हो चुके हैं, लगभग 3,500 के ऊपर अपने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि नॉलेज स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं YouTube के इन वीडियो से पैसे नहीं कमाता हूं, मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। मैं ये मानता हूं कि ये मेरा दायित्व है, मुझे अगर कुछ समझता है तो मुझे वो लोगों को देना चाहिए। थैंक यू so much for watching and liking the videos. Thank you so much. Please do comment.